वेलकम टू ऑल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि अब लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आज वो घड़ी आ गई है, लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट आपके स्टार्टिंग में ले लेता हूँ। राहुल गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग, नीरज गुड मॉर्निंग, निखिल जी गुड मॉर्निंग, रिमेश गुड मॉर्निंग एंड पुष्पेन गुड मॉर्निंग। तो अभी बात एक हाय हेलो इंट्रोडक्शन, बट सबसे पहले मैं आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स सिर्फ इसलिए लूंगा कि आप ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इस पर आपको कैसे तैयारी करनी है और आपको मेरे साथ कैसे पढ़ना है, ये जिससे आपका रिजल्ट निकले। तो दोस्त, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले हमें उसकी स्ट्रेटेजी, उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता होना चाहिए कि क्या उसके ड्रॉबैक हैं, क्या उसकी सही चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वॉइस आपको ऑडिबल नहीं हो रही है तो आप माइक लगा लें या हेडफोन्स लगा लें। हेडफोन्स होंगे सबके पास, तो आप हेडफोन्स लगा लें तो आपको क्लियरली ऑडिबल हो जाएगा। दोस्त, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको पहले बोलते थे व्यापक। इसका कौन सा एग्जाम है? सब इंजीनियर ग्रेड 3। ग्रेड 3 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ग्रेड 3 लेवल की पोस्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेड 3। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? 2020 के लिए। 2020 तो ठीक है। अब बात आती है कि सर बहुत ज्यादा डाउट है बच्चों को, जैसे आप लोग तो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, पर बच्चों को डाउट है सर इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल है या इंजीनियरिंग वाले। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिप्लोमा इसमें क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम मतलब मिनिमम आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इट मींस मिनिमम क्वालिफिकेशन, या आपकी डिग्री बीए या बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि आप लोग सिविल ब्रांच से हैं तो ये कंप्लीट होना चाहिए। कब कंप्लीट होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, जब इसके फॉर्म आएंगे ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा या तो डिग्री, तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो अभी जिनके एग्जाम नहीं हुए फाइनल ईयर के, उनके जुलाई एंड में हो जाएंगे, तो दे आर एलिजिबल। ओके, तो ये तो हुई बात कि हम कौन से कोर्स की तैयारी करें। अब इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सपोर्ट देने वाले हैं वो भी मैं आपसे बात करूंगा, बट सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न। दोस्त, एग्जाम पैटर्न की मैं जो बात कर रहा हूं, ये एग्जाम पैटर्न 2018 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। 2019 में इसका एग्जाम नहीं हुआ, 2020 में आएगा, व्यापम ही इसको लेने वाला है, ये तय है। और जब व्यापम ही लेगा तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका 2018 के पैटर्न से होना है। जस्ट बिकॉज 2017 में इसका सिलेबस चेंज हुआ था, तो वही सिलेबस आपका 2020 में रहने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जुलाई फर्स्ट वीक और हो सकता है थोड़ा सा डिले आए, तो आपका एग्जाम में भी सितंबर और अक्टूबर तक जाए, बट ये इस साल एग्जाम होने वाला है, ये तय है। तो इसके पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। अब ये 200 क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो दोस्त, दो पार्ट है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे सिविल ब्रांच से, सिविल के लिए, एंड 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट्स। अब ये पेपर क्या दो चरण में होगा? 100 क्वेश्चन का अलग पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का अलग नहीं। आपका सिर्फ एक पेपर होना जिसमें डायरेक्ट 200 क्वेश्चन आएंगे, और कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का होगा। क्लियर? अब मैं बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मींस जब भी आप एग्जाम देंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट मींस बहुत बेसिक से क्वेश्चन आना है, डीप नॉलेज या डीप कॉन्सेप्ट से आपका पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि इतने कम समय में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोग लेके चल रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी कितना जाने वाला है? 160 मार्क्स से लेके 165 मार्क्स।
ये आप नोट डाउन कर लें आपकी कॉपी में। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पे कम बताया है, पर सबसे पहले अगर हम इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो ये कितना आने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? 160 से 165 नंबर। तो 200 क्वेश्चन में से आपको 165 नंबर लाने हैं दोस्त। ये हमारा टारगेट होना चाहिए फॉर अनरिजर्व। यदि ओबीसी है तो 5 नंबर कम कर लो, एसटी है तो 10 नंबर कम कर लो, और एससी है तो 12 से 13 नंबर आप कम कर लो आफ्टर द मार्क्स नॉर्मलाइजेशन। ये कट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करता है। आरईएस का कट ऑफ अलग जाएगा, पीडब्ल्यूडी का अलग जाएगा, नगर निगम के अलग जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। एज वेल एज इस साल इसमें आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी पोस्ट ऐड होने वाली हैं। तो लगभग एक्सपेक्टेड जो पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 600 प्लस आने वाली है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है? 600 प्लस। तो यदि आप 600 प्लस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इट मींस आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 3-3.5 महीने में इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। यहां तक क्लियर? अब इसमें एक डाउट आता है कि सर प्रीवियस क्या गया था तो हमने ये कट ऑफ लिया। तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर मतलब मैं बता रहा हूं 2018 का कट ऑफ। तो ये लोग ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है। तो एवरेज आपका जो कट ऑफ गया था 155 से 160 तक गया था। ओबीसी के लिए ये आपका 140 से लेके 150 तक के बीच में गया था डिपार्टमेंट वाइज। एसटी में यही आपका लगभग 132 मार्क्स से लेके 140 के बीच में गया था। और एससी में यही आपका कट ऑफ 112 नंबर से लेके 120 के बीच में गया था। तो ये आपका एवरेज कट ऑफ मैंने बताया है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ होता है, हर डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग तरीके से ही कट ऑफ बनता है। तो वेटिंग लिस्ट भी बनती है, तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होती है। 2018 में हमारी काफी स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, तो आपकी भी हो सकती है। तो होप हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। यहां तक क्लियर है? ये सब आप नोट डाउन करते जाएंगे दोस्त, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में मैं जो आपको दिखाऊंगा डेफिनेशंस, वो सारी आपको नोट डाउन करनी है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस कोर्स में, सिविल इंजीनियरिंग में हम आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज रहता है व्यापम सब इंजीनियर, पीईबी सब इंजीनियर में एवरेज वेटेज क्या रहता है। तो हम एक एक करके पहले टेक्निकल एंड देन नॉन टेक्निकल का वेटेज देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो दोस्त टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब सीई, जानते हैं सबसे फैमिलियर है, सीई मतलब सिविल ब्रांच। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सॉइल मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, सोम, हाईवे इंजीनियरिंग। इसके बाद आप आएंगे 6th रेलवे इंजीनियरिंग। नोट डाउन करते जाइए, ये सब आपके काम के हैं। बिल्डिंग मटेरियल, और इसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट QSC, नेक्स्ट सर्वेइंग, नेक्स्ट PHE एंड अलावा आपका जो
इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। 3 सब्जेक्ट्स और हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक करके, ये आप नोट डाउन करते जाइए और मेरे साथ देखते जाइए। अब दोस्त क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पर हमने आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं ये 15 सब्जेक्ट्स में तोड़ दिए हैं, जो टोटल आपका व्यापम का सिलेबस है। अब जब नोटिफिकेशन आता है व्यापम सब इंजीनियर का, तो उसमें वो एक चीज बोलते हैं कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस मतलब फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम, मतलब 3 साल का डिप्लोमा होता है, तो 3 साल का सिलेबस। तो 3 साल का आप सिलेबस देखोगे तो टोटल हमने इसको 15 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स, इसको हम जियोटेक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एवरेज आप अगर देखोगे 2016-13 से भी, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके सॉइल मैकेनिक्स में से आते ही आते हैं। नेक्स्ट में बात करूं स्टील स्ट्रक्चर्स, तो एवरेज इसमें 8 से 12 क्वेश्चन आपके करते हैं। तो ये वैरी करता है दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 10 से 12 क्वेश्चन तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं। ये 10 की जगह 11 हो सकते हैं, 12 की जगह 13 हो सकते हैं, पर मिनिमम आपका 10 आएगा। ये कहने का मतलब ये। आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, इस वाले सब्जेक्ट में से, स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट में से अगेन 8 से 12। तो स्टील और आरसीसी का एक जैसा वेटेज है, और इसीलिए जब भी व्यापम सब इंजीनियर होता है आप देखोगे स्टील की और आरसीसी के बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं सोम में से। नेक्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग से आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन। दोस्त हाईवे इंजीनियरिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में तोड़ा है, इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग नहीं आता। व्यापम सब इंजीनियर में आता है हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे। हाईवे में भी जो हम पढ़ते हैं ना बिटुमन पेमेंट्स वगैरह, उसके बारे में सेम। आपका अगर मैं बात करूं रेलवे इंजीनियरिंग में से, तो इसमें से भी 2 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो ये बात मैं कर रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, तो आपका एवरेज क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो 20 से 26 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है, कौन सा, बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये सेम है, सब्जेक्ट के 2 नाम हैं, जैसे आपके घर का नाम है, स्कूल का नाम है, तो ऐसे ही ये 2 नाम हैं, पर इसमें से 20 से 26 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। मतलब अगर 100 टेक्निकल क्वेश्चन आने तो 20 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से आने ही आने हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना नियर हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ क्यूएससी। क्यूएससी का फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं क्यूएससी। इसमें से 6 से 9 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे एवरेज। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सर्वेइंग, तो इसके लगभग 6 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ पीएचई। पीएचई मतलब आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आपका ये व्यापम में पीएचई के नाम से, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से है सब्जेक्ट। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसमें 1 और 2 नहीं है जैसा इंजीनियरिंग में होता है, इसमें डिप्लोमा लेवल का है। और ये पहले 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, और इस साल इसका वेटेज कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन का रहने वाला है, क्योंकि एनवायरमेंट का पार्ट सब में बहुत ज्यादा आने लग गया है। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आएगा। इसमें हाइड्रोलॉजी पार्ट हमने अलग रखा है, और हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट आपका एफएम में आता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज क्वेश्चंस ऑफ आस्किंग इन योर एग्जाम, जो आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से आएंगे। ये सब्जेक्ट एनालिसिस है, क्योंकि अगर हम तैयारी चालू कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है और किस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका 12th है, दैट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, 13 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट applied mechanics, and last concrete technology।
मैं आपको इसमें बता दूं कि हाइड्रोलॉजी में आपके लगभग 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में 8 से 11 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, एप्लाइड मैकेनिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में आते हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त कि इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी अलग अलग है, हमने अलग अलग कर दिया। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में उसको सेम लिखा हुआ इरिगेशन के साथ हाइड्रोलॉजी, पर हमने इसको अलग अलग इसलिए किया क्योंकि जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो थोड़ा आप इरिगेशन से अलग चले जाते हैं डिप्लोमा में, इसीलिए सब्जेक्ट को हमने अलग रखा है। इसको हम बोलेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। 2 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, एक ही पार्ट में है तो 8 से 11 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एफएम इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एप्लाइड मैकेनिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में बचपन में, आपके फर्स्ट सेम में इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वैसे आप देखेंगे तो ये आरसीसी का ही पार्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बट ये डिप्लोमा में एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है इनके सेमेस्टर्स में, इसीलिए डिप्लोमा में कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक अलग पार्ट में पूछा जाता है पेपर में। तो ये बात हो गई दोस्त वेटेजेस की जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे और लगभग कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है, जिसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं 100 क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए अब मैं बात कर लेता हूं एक बार नॉन टेक के वेटेज की भी कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज आता है। तो दोस्त जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं काफी वीडियोस में किसके 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले एमपी जीके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, 4th क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 5th रीजनिंग, 6th जनरल कंप्यूटर एंड 7th एंड लास्ट जनरल साइंस। आपको बता देता हूं दोस्त जो मध्य प्रदेश का जीके है मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मतलब एमपी में क्या क्या आपके पास नदियां हैं, क्या पहाड़ हैं, कहाँ पे कौन सी चीज पाई जाती है, कौन सा खनिज पाया जाता है, नदी कहाँ से निकल रही कहाँ जा रही है, जनरल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं बुक भी रिकमेंड आपको कर चुका हूँ, पर जो हमारे आपको नोट्स मिलेंगे वो आपको उन बुक्स का एक निचोड़ मिलेगा और उस निचोड़ से आप कम समय में ज्यादा अच्छे से चीजें कर लेंगे और एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे आसानी से। तो एमपी जीके में से 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्त। इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जैसे अभी जो चल रहा है करंट में उसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो एमपी जीके का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एमपी के संदर्भ में, एक आधी 2 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के ऊपर आ जाते हैं कि कौन सी योजना चल रही है, क्या चीजें चेंज हुई है, किसी को कोई पुरस्कार मिला, तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ऐसे आ जाते हैं। तो उसको अलग से हमने नहीं रखा, इसलिए उसको हम कैसे रखेंगे एमपी जीके। नेक्स्ट जनरल हिंदी आपकी 14 से 15 मार्क्स या 14 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश में से हर साल आपके फिक्स 14 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लास्ट 4 ईयर्स से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी फिक्स 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट रीजनिंग से भी फिक्स 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट जनरल कंप्यूटर से भी फिक्स 14 क्वेश्चन आते हैं और साइंस से 14 से 15 क्वेश्चन, आदि क्वेश्चन आपका वेरी कर जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये जो मैंने आपको बताया ये एवरेज क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब ये 100 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल में से इन सारे पार्ट्स में से आने वाले हैं और 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल में से आने वाले हैं। ये सब इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए कि क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है और कौन सा सब्जेक्ट हमें हाई प्रायोरिटी पे करना है। जैसे ही ये सॉइल मैकेनिक्स और स्टील खत्म होगा इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बिल्डिंग मटेरियल। रीजनिंग मैंने इसलिए चालू करा है अभी क्योंकि आपको रीजनिंग अभी आप लगा लोगे तो प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, देन एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। जनरल साइंस जनरल कंप्यूटर में एक बार आपने थ्योरी पढ़ी तो हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये अपन एंड में इसलिए करेंगे क्योंकि उस समय आपका हरा हरा रहेगा, जैसे घोड़े को घास खिलाते हैं ना तो हरी खाने में अच्छी लगती है, हमें ऐसे ही खानी है, आखिरी में खानी है सब्जेक्ट जिसमें वो हरा हरा रहे, जब एग्जाम में जाए तो कोई कम से क्वेश्चंस बन जाए।
एप्टी रीजनिंग में हमें प्रैक्टिस में टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हम लेट करेंगे। हिंदी आपकी एक बार अभी लगा लेंगे, एक बार बाद में लगा लेंगे। एमपीजी के आपका पैरेलली चलता रहेगा, तो इसके क्वेश्चंस आप लगाते जाएंगे। हमारा आपका पीडीएफ मटेरियल भी आसानी से मिल जाएगा धीरे धीरे, तो आपसे बनेंगे। तो ये बात हो गई पूरी स्ट्रेटेजी की कि क्या एवरेज आपके क्वेश्चंस आते हैं और क्या नहीं आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें करनी है आपके एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है बात? ये मैं मिटा रहा हूं, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप चाहेंगे तो बाद में भी रिवाइज करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ये लेक्चर्स डला रहेगा, तो जिनका कोई पार्ट छूट गया है, जिनने लेट ज्वाइन किया है, वो बाद में भी इसको रिपीट एंड रिकॉल करके देख सकते हैं। जल्दी से मैं 2 मिनट कमेंट ले लूं आप लोगों के, फिर मैं सब्जेक्ट चालू करता हूं। बेटा नीरज, अगर आवाज शुरू आ रही है तो आप हेडफोन लगाइए, बिकॉज लाइव क्लासेस में बेटा हेडफोन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा हमेशा। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है लाइव क्लास का हमेशा, बट इतनी आई थिंक ऑडिबल वॉइस तो आ रही है जो आप आसानी से सुन सकते हैं। तो ये होगी बात अपनी कि कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, ये सारी चीजें आपकी होगी। इसकी सैलरी आखिरी में मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। 34,800 कुछ अकाउंट में आती है, ग्रेड 3 है। 6 पे कमीशन अभी मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। बेसिक पे ग्रेड आप देखेंगे तो 3600 का है। तो कहीं ना कहीं जब 7 पे ग्रेड लगेगा तो ये सैलरी आपकी 48,000 के अराउंड आपके अकाउंट में आएगी, जो कि आपकी 2020 में लगना था, क्योंकि कोरोना के कारण ये डिले हो गया है, तो हो सकता है ये दिसंबर तक लगे। इट मीन आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका 7 पे कमीशन लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, और जिसका वेटेज मैंने आपको बताया, इसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स। ये इसका घर का नाम है, और यदि मैं इसके स्कूल के नाम की बात करूं तो क्या नाम है? जियोटेक इंजीनियरिंग। आपके कॉपियां आप निकाल लें, कॉपियों में चीजें लिखें जो मैं आपको लिखाऊंगा, डेफिनेशंस, कुछ एक डेफिनेशन में पैरेलली लिखाऊंगा, कुछ मैं नोट्स दिखाऊंगा, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात कर रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक इंजीनियरिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसका वेटेज कितना रहता है दोस्त? 10 से 12 क्वेश्चंस, मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन भी यदि आपसे मिनिमम मैं बोलूं इस सब्जेक्ट से बन रहे हैं तो बहुत है। अब क्या होता है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा भी है और बुरा भी है। क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है? क्योंकि इसमें थ्योरी है, बेसिक कांसेप्ट है, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल, तो बेसिक न्यूमेरिकल भी है जो व्यापक में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, जब मैं बात करूं हायर एग्जाम की, तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में है, पर डिप्लोमा में डिटेल में नहीं है। डिप्लोमा में क्या क्या आता है? सॉइल क्या होती है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स की सॉइल होती है, बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या होती है, इसके बाद आप इसकी बात करेंगे तो शियर स्ट्रेंथ सॉइल की क्या होती है, और अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो ये सब्जेक्ट जो है, जो 1 और 2 होता है सॉइल, इसको उन्होंने एक पार्ट में जोड़ दिया और थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। तो हमें इसमें उसी तरीके से पढ़ना है जो हमारे व्यापम है। इसमें मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है, व्यापम सब इंजीनियरिंग। यहां तक क्लियर है दोस्त? चलिए सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट डू मीन बाय सॉइल एंड व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स। तो दोस्त सॉइल को मैं जनरल भाषा में बोलूं तो हम बोलते हैं कि सर जो जमीन पे हमें दिख जाती है दैट इज सॉइल, ये मिट्टी है। डिप्लोमा लेवल वाले स्टूडेंट ज्यादातर बोल देते हैं, या कहीं पे हमें कुछ मिल जाता है तो ये मिट्टी है, तो ये सॉइल है, ठीक है। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने बचपन में बहुत पढ़ा है इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, और ये बहुत सताया भी होगा आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बनाने में, पर इस सब्जेक्ट का यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल है। तो व्हाट डू मीन बाय सॉइल, व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स, इसके लिए समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये नोट डाउन कर लिया आपने, वो कहानी आप समझ लीजिए तो आप ये कभी भूलेंगे नहीं, और मेरे साथ तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो कहानी किस्से के रूप में बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, और कॉन्सेप्ट आपने याद रखे तो क्वेश्चंस कभी नहीं भूलोगे। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉइल की कहानी समझ लेता हूँ पहले। तो जो सॉइल है, आपने सुना होगा बचपन में कि जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा गर्म आग का गोला था या नहीं था? कुछ सालों बाद, करोड़ों सालों बाद वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, वो रोटेट हो रहा था। तो रोटेट होने के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें जनरेट हो रहा था, तो जो हैवी चीजें थी वो एक तरफ जाके हो गई और लाइट चीजें एक तरफ जाके हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें हवा बनी,
फिर उसमें जो ग्लेशियर्स बने तो उनको करोड़ों साल बाद पिघले तो पानी बना। फिर क्या हुआ, जब वो ग्लेशियर्स पिघले और हवा बनी तो वेदरिंग एक्शन हुई। वेदरिंग एक्शन मतलब नेचुरली चेंजेस आए, और नेचुरली चेंजेस के कारण जो रॉक बने थे, ग्लेशियर बने थे, वो क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हुए। क्या हुए, टूटे। और उनके टूटने के बाद जो हमें मिली दैट इज कॉल्ड सॉइल। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, इधर देखिए, ये कुछ रॉक है, चट्टान है, पहाड़ है जो करोड़ों साल बाद बनी, और करोड़ों साल बाद इसका क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन। क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन। अब ये डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, वेदरिंग एक्शन के कारण। वेदरिंग मतलब जो नेचुरली फोर्सेस लगते हैं उनके कारण। तो ये जो नेचुरली फोर्सेस लगते हैं ये दो तरीके के लगते हैं, एक फिजिकली और एक केमिकल। मतलब रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लगे, फिजिकली एंड केमिकली। तो ये क्या हुआ, रॉक डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब टूटा। किसके कारण, नेचुरल फोर्सेस के कारण। उस प्रोसेस को हमने बोला वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन या वेदरिंग प्रोसेस। और देन हमें क्या मिली, देन हमें क्या मिली, सॉइल। तो दोस्त यदि आप सॉइल की डेफिनेशन बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सॉइल इज अ अल्टीमेट और फाइनल वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक दैट इज कॉल्ड सॉइल। भैया पहाड़ों से टूटकर, चट्टानों से टूटकर जो चीज हमें मिली इसको हमने क्या बोला, सॉइल। तो द अल्टीमेट एंड फाइनल वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक्स दैट इज कॉल्ड सॉइल। आइदर फिजिकल फोर्स और आइदर केमिकल फोर्स, या तो फिजिकल फोर्स के कारण या तो केमिकल फोर्स के कारण। तो सबसे पहले सॉइल की एक डेफिनेशन लिखिए आपके नोट्स में, इसमें लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, पहले क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज सॉइल, देन क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखिए। सॉइल इज द अल्टीमेट और soil is the ultimate or final weathering action of the rocks. Soil is the ultimate or final weathering action of the rocks. ये किसकी परिभाषा हो गई, soil। यहां तक कोई डाउट बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कोई डाउट जैसी चीज है नहीं इसमें? अब मैं बात करूं मैकेनिक्स। तो दोस्त मैकेनिक्स का हमको क्या मतलब पता है, दैट ऐसे सब्जेक्ट जो डील्स करें किससे, फोर्सेस। तो मैकेनिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज डील्स विद द फोर्सेस। ऐसा सब्जेक्ट जो फोर्सेस के साथ डील करेगा दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। कौन से फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला, ये वाला, वर्टिकल फोर्स ये वाला, ये वाला, या मूवमेंट ये वाला, या ये वाला। तो मैकेनिक्स मींस दैट डील्स विद द फोर्सेस आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और मूवमेंट और कॉम्बिनेशंस ऑफ द फोर्सेस, या तो इंडिविजुअली लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट, या तीनों का मिक्सअप लगाएंगे। तो मैकेनिक्स मतलब जो डील करे फोर्सेस से दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मैं बात कर रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स की। तो जो सॉइल के ऊपर फोर्सेस की स्टडी हम करते हैं, सॉइल के ऊपर फोर्सेस की स्टडी करते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, मूवमेंट और कॉम्बिनेशंस ऑफ द फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। समझे आप बात? मतलब द स्टडी ऑफ द फोर्सेस, द स्टडी ऑफ द फोर्सेस ऑन द सॉइल दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। फोर्सेस की स्टडी को सॉइल के ऊपर करने को हम सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। ये हो गई बिल्कुल बेसिक बात। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो नींव खोदते हैं ना, तो सबसे पहले सॉइल निकालते हैं ना। तो हमने सब्जेक्ट का क्या निकाल लिया कि भैया ये नींव कैसे खुदी, हमने ये नींव खोद लिया आज अपनी। ये याद रखना हमेशा, इंटरव्यू में भी पूछा जाए ना, कभी व्यापक में नहीं होता पर कभी कोई पूछ लेना तो आपको एक ही डेफिनेशन बोलनी है सॉइल की। सॉइल की क्या बोलोगे? सॉइल इज द अल्टीमेट एंड फाइनल वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक्स इन विच इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्सेस दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। ये आपकी परिभाषा होनी चाहिए। तो लिखिए क्वेश्चन,
व्हाट इज मैकेनिक्स। अभी अपन ने पहले क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज सॉइल, दूसरा क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज मैकेनिक्स, क्वेश्चन मार्क बनाइए, आंसर लिखिए। इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस, इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस either horizontal or vertical or movement or any combinations of these तो ये मैंने परिभाषा लिखाई आपको मैकेनिक्स की, तो मैंने आपको लिखाई सॉइल की परिभाषा, मैंने आपको लिखाई मैकेनिक्स की परिभाषा। तीसरे नंबर में आप क्वेश्चन बनाइए व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, क्वेश्चन बनाइए व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखिए। द स्टडी ऑफ द different types of the forces, the study of the different type of the forces on the soil mechanics, the study of the different type of the forces on the soil is called soil mechanics. It's called soil, गर्मी बहुत है, it's called soil mechanics। तो हमने भी बात करी दोस्त कि सॉइल जो है वो अल्टीमेट और फाइनल वेदरिंग एक्शन के कारण मिला, रॉक्स को डिसइंटीग्रेशन होके मिला, वो हुई सॉइल, और उसके ऊपर फोर्सेस की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स। ये तो किसका घर का नाम, जैसे चिंटू मिंटू होता ना, छोटू मिंटू, एक होता है स्कूल का नाम राहुल अजय, तो इसका एक स्कूल का नाम है जियोटेक इंजीनियरिंग। क्या नाम है, जियोटेक इंजीनियरिंग। जियो का अर्थ होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब अगेन सॉइल, मतलब अर्थ से मतलब वो आपका सराउंडिंग, वो पृथ्वी नहीं है, अर्थ से मतलब सॉइल। अगर आप बोलेंगे जमीन में जो मिट्टी डली है, बोलते हो ना अर्थ वर्क कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्थ। एक ग्रीक वर्ड से निकला है जियो। टेक मतलब टेक्निकल, तो टेक्निकल क्या, प्रॉपर्टी, और इंजीनियरिंग मतलब उसका बिहेवियर। तो अर्थ की टेक्निकल प्रॉपर्टीज के बिहेवियर की स्टडी को क्या बोल दिया इन्होंने, जियोटेक इंजीनियरिंग। दोस्त कान एक ही है, चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे पकड़ लो, कान एक ही पकड़ा है, और उन्होंने क्या किया, अर्थ की टेक्निकल प्रॉपर्टी की या बिहेवियर को चेंज की स्टडी को हम क्या बोलने लग गए हैं, जियोटेक इंजीनियरिंग। तो आपको बहुत सारी बुक्स में टाइटल मिलता है जियोटेक इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स, तो दोनों एक ही है, समझिए। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए जियोटेक इंजीनियरिंग की। क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज जियोटेक इंजीनियरिंग, क्वेश्चन मार्क, और इसमें लिखिए द स्टडी ऑफ द टेक्निकल प्रॉपर्टीज, द स्टडी ऑफ द टेक्निकल प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्सेस, ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने बोला द स्टडी ऑफ द टेक्निकल प्रॉपर्टीज फोर्सेस ऑन द सॉइल, और ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थ, ऑन द सॉइल, और ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थ, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड जियोटेक इंजीनियरिंग, मैं फिर से रिपीट करता हूं, द स्टडी ऑफ द टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑन द सॉइल इज कॉल्ड जियोटेक इंजीनियरिंग। तो इसका स्कूल का नाम हो गया अजय विजय जो भी है, और इसका चिंटू मिंटू घर का नाम हो गया। अगर मैं बनाऊं तो दोनों सेम चीज है। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल मैकेनिक्स, तो आपको एक लाइन में बोलना है द स्टडी ऑफ द फोर्सेस ऑन द सॉइल दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स, और द स्टडी ऑफ द फोर्सेस, द स्टडी ऑफ द टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल दैट इज कॉल्ड जियोटेक इंजीनियरिंग। तो बस डेफिनेशन सेम है, मतलब सेम है, सिर्फ दो नाम इसके उन्होंने दिए हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर में। यहां तक कोई डाउट, कोई नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा, थोड़ा सा बेस बन जाए। तो मैंने आपसे बोला कि रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इधर आप देखेंगे, एक मिनट, रॉक जो है वो दो तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा दोस्त, एक्सटर्नली और इंटरनली। फिर इसमें क्या होगा,
किसके कारण होगा? वेदरिंग एक्शन। कैसे मिलेगी और क्या मिलेगी? आप इधर समझिए, जो आपका पहाड़ है जो करोड़ों साल बाद बन गया अर्थ के ऊपर, ये एक एक्सटर्नली फोर्स लगा, एक इंटरनली फोर्स लगा, उसके कारण आपका ये रॉक क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ। कौन से? वेदरिंग एक्शन। जो एक्सटर्नली इंटरनली लग रहा है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं? वेदरिंग एक्शन। और क्या मिली? सॉइल। क्या मिली? सॉइल। अब आप समझो एक्सटर्नली क्या और इंटरनली क्या। अगर मैं एक्सटर्नली को और बोलूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? फिजिकली। और इंटरनली को मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? केमिकली। अब आप समझना एक चीज मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। एक होता है फिजिकल फोर्स और एक होता है केमिकल फोर्स। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। यदि मैं इस बोतल की बात करूं, आप बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल समझिए, और बाहर से मैं इसमें कुछ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कैसा हुआ? एक्सटर्नल। कैसा हुआ? एक्सटर्नल। और मैं कैसे लगा रहा हूं? फिजिकल। फिजिकल क्यों? क्योंकि मैं इसको टच कर रहा हूं, तो उस फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूं? फिजिकल फोर्स। अब मैं बात करूं कि इस रॉक में इंटरनली फोर्स लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ ये जो वाटर प्रेजेंट है या इसके सराउंडिंग जो चीज प्रेजेंट होगी अंदर, वही फोर्स लगाएगी। तो इसी फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरनली फोर्स। या केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर, तो मैं क्या बोल रहा हूं? केमिकल फोर्स। अब आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है और रॉक में फिजिकली कोई फोर्स लगे और एक्सटर्नली कोई फोर्स लगे, और उसके कारण अगर आपकी सॉइल टूटे तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स और फिजिकल फोर्स, जो आपका रॉक टूटे। और अंदर से केमिकल रिएक्शन हो या इंटरनली फोर्स लगे तो उसको आप क्या बोलोगे? इंटरनली फोर्स और केमिकली फोर्स। अब दोस्त रॉक के केस में क्या होता है, कुछ फोर्सेस आपके एक्सटर्नली लगते हैं और कुछ फोर्सेस आपके इंटरनली लगते हैं। या आप ऐसा बोले कुछ फोर्स फिजिकली लगते हैं और कुछ फोर्स आपके कैसे लगते हैं? केमिकली। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फिजिकल फोर्स। आपने बहती हुई नदी देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहाड़ है और बहती हुई नदी इसमें टकरा रही है, तो जो पानी टकरा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा उखाड़ के ले जाएगा। तो ये फोर्स कैसा हुआ? बाहर से लगा तो एक्सटर्नली, और फिजिकली ब्रेक किया तो कैसा हुआ? फिजिकली। ठीक है। हवा चली और हवा ने रॉक को तोड़ दिया, तो हवा के कारण ये कैसा फोर्स लगा? फिजिकली। और टूट के बिखरा तो कैसा फोर्स हुआ? एक्सटर्नली और फिजिकली। तो ऐसे ही फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नली और फिजिकली। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरनली और केमिकली। तो दोस्त केमिकल रिएक्शन कभी आपने देखी है? नहीं, केमिकल रिएक्शन कभी नहीं देख पाते, खासतौर पे हम सिविल वाले बिल्कुल नहीं देख पाते। तो केमिकल मतलब कुछ इंटरनल उसमें रिएक्शन हो रहा है, कुछ लोचा हो रहा है, और उस इंटरनल रिएक्शन के कारण आपकी चट्टान टूट जाए। अब ये इंटरनल रिएक्शन कैसे होगा? इंटरनल केमिकल कैसे लगेगा? तो दोस्त एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में बहुत सारे गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसे गैसीय सब्सटेंस हैं जो हमारे रॉक को इंटरनली रिएक्ट करते रहते हैं। पर ये रिएक्शन 1 साल या 2 साल में कंप्लीट नहीं होती है, 100 से 150 साल में कंप्लीट होती है। तो 100 से 150 साल में इंटरनली वो उसमें वर्क करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके वो तोड़ेंगे रॉक को। तो ऐसे फोर्स को हम बोल रहे हैं इंटरनली फोर्स और केमिकली। और जो बाहरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं रॉक को या डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसे फोर्स को हम बोल रहे हैं फिजिकली और केमिकली। तो इसको आप समझेंगे तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। ये कोई बुक का डायग्राम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपके काम में आएगा। यहां तक क्लियर है? तो अब हम लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स आपके एक्सटर्नल फोर्स है और फिजिकल फोर्स है, कौन कौन से इंटरनल फोर्स है जिससे आपका जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होता है। और दोस्त यहीं से आपका सॉइल मैकेनिक्स में पहला क्वेश्चन व्यापम सब इंजीनियर में बनता है, जो कि बहुत बेसिक है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने सॉइल पढ़ाना चालू भी नहीं किया, तो आप बना दीजिए। हेडिंग बना लीजिए। फिजिकल फोर्स, या आप सब पेपर में बोले एक्सटर्नल फोर्स, फिजिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल, आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, पर ये डेफिनेशन जो मैं दिखा रहा हूं ये थोड़ा डिफरेंट है, और आपके खुद के नोट्स जो होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्नो फोर्स, नेक्स्ट
विंड फोर्स, नेक्स्ट ग्लेशियर फोर्स, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट रूट्स ऑफ प्लांट। अब आप समझिए, ग्रेविटेशनल मतलब खुद का वजन। खुद का वजन मतलब कैसे? यदि एक ये पहाड़ है, चट्टान है, रॉक है, और इसके ऊपर एक और, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, रॉक है, रॉक 1 बोल दूं, रॉक 2 बोल दूं। ये रॉक 2 के वजन के कारण ये रॉक 1 टूट कर बिखर जाए, यदि टूट जाए, या रॉक 1 पर रॉक 2 टूट कर बिखर जाए, मतलब रॉक 1 में कैसा फोर्स लगेगा, इस वाले रॉक 2 का फोर्स, ये कैसा फोर्स होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस रॉक के वजन के कारण ये वाला रॉक अगर टूट जाए, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स के कारण यदि आपका रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और चूंकि ये कैसा लगा? फिजिकली, इसने फिजिकली इसको तोड़ा, और कैसा लगा? एक्सटर्नली, बाहर से, इसलिए कौन सी कैटेगरी में? फिजिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? कोई परिभाषा नहीं लिखनी, बस समझना है, इसकी परिभाषा लिखने को नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं स्नो फोर्स। स्नो मतलब बर्फ जो आपकी गिरती है ग्लेशियर्स के ऊपर या ठंडी जगह पे, जम्मू कश्मीर में अपने यहाँ पे ज्यादातर मनाली में गिरती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है, और इस रॉक के ऊपर यदि स्नो गिरती है और उसके फिजिकली गिरने के कारण ये रॉक कुछ क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए, कोई भी साइज के पार्टिकल में। भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन से साइज के पार्टिकल में, आगे डिफाइन करेंगे। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्नो फोर्स। और ये फोर्स आपका कैसा लग रहा है? फिजिकली, रॉक के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, और क्या मिल रहा है? सॉइल। तो स्नो फोर्स इज ऑल्सो फिजिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण रॉक आपका क्या हो? डिसइंटीग्रेट हो, टूटे, फिजिकल एक्शन के कारण, दैट इज कॉल्ड स्नो फोर्स। तीसरा जो आपका है विंड फोर्स। अगेन ये रॉक है, ऊंचाई बहुत ज्यादा आती है रॉक की, तो हवा चलती है इस तरीके से, विंड चलती है, और इस विंड के कारण ये रॉक कुछ छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम बोल रहे हैं कि सॉइल। तो ऐसा फोर्स जो विंड के कारण रॉक को डिसइंटीग्रेट कर दे, जब आपका बहुत तेज हवा चलती है तो ये ऐसा होता है। पर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हवा चली और रॉक टूट गया, करोड़ों साल में एक बार, हजारों साल में एक बार, या मैं बोल सकता हूं 50 साल में एक बार, ऐसा होता है। तो विंड फोर्स के कारण यदि आपका रॉक डिसइंटीग्रेट होगा, तो ये कैसे काम कर रहा है? इस पे फिजिकली। कैसे अटैक कर रहा है? फिजिकली। और कैसे कर रहा है? बाहर से। तो फिजिकल और एक्सटर्नली ये फोर्स भी आपका क्या हो गया? विंड फोर्स, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट। नेक्स्ट ग्लेशियर फोर्स। तो ग्लेशियर फोर्स से सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो आपके बर्फ के पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ जब ग्लेशियर पिघलते हैं, जब आपका ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर पिघलता है तो बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघलती है तो वो टकराती है, यहां से पिघली तो नीचे की तरफ टकराएगी, और जब वो टकराती है तो इस रॉक को क्या करेगी? डैमेज करती है। उस फिजिकल फोर्स के कारण रॉक क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर फोर्स। तो चट्टानों के पिघलने के कारण जो हमारा रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर फोर्स। नेक्स्ट है आपका लास्ट, रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है दोस्त, ये डेफिनेशन नहीं आएगी, ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सॉइल को अलग अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यदि रॉक्स में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट लगा हुआ है, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है बट मैं समझा सकता हूं। तो रॉक्स में अगर प्लांट्स लगे हुए हैं और इनके अंदर जो रूट्स हैं, ये रूट्स जब कभी भी उखड़ेंगी, आइदर एनी फोर्स और किसी भी प्रकार के फिजिकली तरीके से ये रूट्स जब उखड़ेंगी, तो ये इतना पार्ट जो रॉक का है ये उखाड़ लेंगी, और जब ये उखाड़ेंगी तो ये रॉक को क्या करेंगी? फिजिकली डैमेज करेंगी, डिसइंटीग्रेट करेंगी, और इसी फोर्स को हम बोल रहे हैं रूट्स ऑफ प्लांट फोर्स। और इससे आपका जो रॉक है वो पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉइल। तो ऐसा रूट ऑफ प्लांट के उखड़ने के कारण तो ये कैसा लगा?
फिजिकली और कैसा लगा बाहर से एक्सटर्नली। तो ये जो लिस्ट है ये आपकी है एक्सटर्नल फोर्सेस और फिजिकल फोर्सेस विच इज वेदर्ड, जो आपके लगते हैं रॉक्स में और जिसके कारण आपको क्या मिलती है सॉइल। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्नो फोर्स, विंड फोर्स, ग्लेशियर फोर्स और रूट ऑफ प्लांट फोर्स। यहां तक कोई डाउट? मैं आपके भी डाउट्स लेने वाला हूं, थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट कर लें, मैं आपके डाउट्स लेता हूं। अगर आपके इस बीच में कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो रॉक है वो दो तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा, एक्सटर्नली, इंटरनली, या फिजिकली और केमिकली। तो अपन ने फिजिकल की बात कर ली, अब हम बात कर लें केमिकल फोर्स, या इसी को बोलेंगे इंटरनल फोर्स। इंटरनल मतलब अंदर से जो लग रहा है, अंदर से। तो मैंने आपको बताया अभी भी कि फॉर एग्जांपल ये रॉक है, अब इसके अंदर में कैसे फोर्स लगेगा भाई? यहां से कोई लगेगा क्या फोर्स, या यहां से कोई अंदर से फोर्स लग जाएगा? नहीं। इस रॉक के सराउंडिंग में क्या है? गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गैसियस सब्सटेंसेस, अलग अलग टाइप के। कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है? तो एक लिस्ट बना लो सबसे पहले। तो O2 मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एसिडिक वाटर, सॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ऐसे गैसियस सब्सटेंसेस जो एसिडिक हों और रॉक के साथ आसानी से क्या कर लें? रिएक्ट कर लें और उसके कारण ये रॉक क्या हो? टूट जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ऐसे फोर्स को हम बोल रहे हैं केमिकल फोर्स, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो केमिकल फोर्स। और अंदर से तोड़ रहा है, कोई फिजिकली वो जैसे आपके फिजिकल फोर्स डैमेज कर रहा है, जैसे डैमेज नहीं कर रहा है, अंदर से रिएक्ट करके रॉक को तोड़ रहा है। तो ऐसे फोर्स जो केमिकली रिएक्ट करें, ऐसे एजेंट, ऐसे गैसियस सब्सटेंसेस जो केमिकली रिएक्ट करें और रॉक को डिसइंटीग्रेट कर दें, दैट इज कॉल्ड केमिकल फोर्स और इंटरनल फोर्स। इट इज एन टाइम टेकिंग फिनोमेना। 100 से 150 साल या 100 से 120 साल में एक बार में एक केमिकल रिएक्शंस रॉक में कंप्लीट होती है, एक इंटरनल रिएक्शन। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा लिख लें, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल फोर्स और केमिकल फोर्स। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल फोर्स और इंटरनल फोर्स, या केमिकल डिसइंटीग्रेशन और इंटरनल डिसइंटीग्रेशन। वो क्या था? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और एक्सटर्नली डिसइंटीग्रेशन। इज O2, H2, N2, H2O मतलब एसिडिक वाटर, सॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के गैसेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर है यहां तक? तो हमने बोला कि रॉक का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये लिख लें, बराबर ये चीजें लिख लें जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर सब आप में रिपीट करके भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। यदि आप बीच में जुड़े हुए हैं तो छूट गया आपका, तो आप देख सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं दोस्त आपसे, अभी तक जो हमने पढ़ा इसको मैं अगर समराइज करूं कि भैया जो रॉक है इसमें क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट रहा है, ठीक है? दो तरीके से टूट रहा है, एक्सटर्नली और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फिजिकली, और इंटरनली और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल। क्या हुआ ये रॉक? ये वर्ड याद रखना भैया, डिसइंटीग्रेट है ना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना। तो इसके कारण हमें क्या मिली? सॉइल मिली। तो हमने बोला कि एक हमें मिली फिजिकल सॉइल और एक हमें मिली केमिकल सॉइल। मिली या नहीं मिली? क्यों भाई? जब एक्सटर्नल फोर्स से टूटेगा तो फिजिकल सॉइल मिलेगी, जब केमिकल फोर्स से टूटेगा तो क्या मिलेगी? केमिकल सॉइल। इसको मैं आगे अगर फर्दर डिफाइन करूं तो केमिकल या फिजिकल फोर्स के कारण जो सॉइल मिलती है इसको मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, और केमिकल के कारण जो मैं सॉइल मिलेगी इसको मैं बोलूंगा
रेजिडुअल। अब ये ट्रांसपोर्टेटेड क्या, रेजिडुअल क्या, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समराइज करना चाहता हूं। और ये कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो आप सॉइल में कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले मैंने बोला रॉक में डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक्सटर्नली फिजिकली, इंटरनली और केमिकली, और सॉइल मिली तो फिजिकल के कारण हमें मिली ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, और केमिकल के कारण हमें मिली रेजिडुअल्स। ये डायग्राम बना लीजिए। 1 मिनट में रुक जाता हूं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। कॉपी आपको पेन रखना है साथ में, हेडफोन के साथ। जैसे मूवी देखते बस ऐसी पिक्चर देखते चलिए तो चीजें बनती जाएंगी। अगर दिन भर में 3-4 घंटे की पिक्चर देख ली तो व्यापम सब इंजीनियर निकल गया, आप जूनियर इंजीनियर या सब इंजीनियर बन गए। क्योंकि ये कंसेप्ट आपके जेई में भी काम में आएंगे, अदर स्टेट की भी जूनियर इंजीनियर में काम में आएंगे। अभी यूपी का अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो सेम लगभग सिलेबस है टेक्निकल का, आपका पूरा ये सब उसमें भी काम में आएगा। तो हम उस लेवल पे जाएंगे, आपको चिंता मत करें। तो हमने भी आपसे बोला कि फिजिकली और मैं इसको बोल दूं एक्सटर्नली, ये कारण हमें कौन सी सॉइल मिली, ट्रांसपोर्टेटेड। और हमने इसी में भी बोला कि केमिकली और इंटरनल फोर्स के कारण हमें कौन सी सॉइल मिली, रेजिडुअल। अब आप समझना मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने अभी आपसे बोला कि रॉक जो है वो आपका क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, एक फिजिकली और एक केमिकली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अब आप समझना, जब कभी भी हम विंड फोर्स की बात करेंगे तो विंड फोर्स या रिवर फोर्स जब आपका लगेगा तो ये पार्टिकल्स में तोड़ेगा, फिर और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, फिर और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। कैसे ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये रॉक है, इसमें फिजिकली आपका विंड फोर्स, या आप एक एग्जाम्पल ले लें कि बहती हुई नदी का रनिंग रिवर ऑफ वाटर का फोर्स लगा, तो दोस्तों इतना बड़ा रॉक है, ये छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी क्या, नहीं। तो अब हमें क्या करना है, ये छोटे पार्टिकल में यदि कन्वर्ट नहीं होगी तो हमें इसको क्या करना है दोस्त, इसमें जब फिजिकली फोर्स लगेगा रनिंग रिवर ऑफ वाटर का, तो ये कुछ इस तरीके से रॉक को डिसइंटीग्रेट करेगी। किस तरीके से, देखिएगा, रॉक में रनिंग रिवर ऑफ वाटर फोर्स लगा तो ये कुछ इस तरीके से करेगा, फिर उसके बाद ये कुछ पार्टिकल्स में तोड़ेगा और फिर ये हमें सॉइल के फॉर्म में देगा। मतलब रॉक की जो डिसइंटीग्रेशन है वो टूटना यहां से चालू हुआ और सॉइल हमें कहां मिली, यहां। तो ऐसे टाइप की कोई सॉइल जो रॉक जहां पे प्रेजेंट है वहां से टूटना चालू हुई, मिली हमें कहीं दूर, जैसे रनिंग रिवर ऑफ वाटर। आप नदी को देखते होगे, नदी जब बहती है तो बहने के बाद वो कटाव करती है, तोड़ती है रॉक को, और तोड़ने के बाद आपको उसका सॉइल कहीं और मिलता है नदी में, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर। तो ऐसे टाइप की सॉइल को आप क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल आपको जो मिलेगी वो हमेशा फिजिकल फोर्स और एक्सटर्नली फोर्स के कारण मिलेगी। और फिजिकल और एक्सटर्नली फोर्स कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, विंड फोर्स, रनिंग रिवर ऑफ वाटर फोर्स, ग्लेशियल फोर्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे टाइप की सॉइल जो टूटे कहीं और मिले कहीं, ऐसे टाइप की सॉइल को हमेशा क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। और किसके द्वारा मिलेगी, फिजिकल फोर्स और एक्सटर्नली फोर्स के द्वारा। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, ये नदी का एग्जांपल बहुत कॉमन है, आप अगर देखेंगे और भी लेक्चर्स में तो आपको आगे भी मैं इसको बताऊंगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रेजिडुअल सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल कैसे मिल रही है, केमिकल फोर्स और इंटरनल। अब मैंने बोला कि रॉक में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। क्यों होगा, उसके सराउंडिंग जो गैसेस सब्सटेंसेस उनके कारण होगा। तो जब इसमें रिएक्शंस होंगे तो रिएक्शन होने के बाद ये वहीं के वहीं जो टूटकर बिखर जाएगी, वो सॉइल आपकी कैसी होगी, रेजिडुअल सॉइल। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, जब कभी भी रॉक डिसइंटीग्रेट होगा तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और इंटरनल फोर्स के कारण रेजिडुअल सॉइल। क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा तो 100 साल से 120 साल बाद होगा तो वहीं टूटकर बिखर जाएगी जहां पे इसकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी।
क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपल सी बात, इतनी सी माइंड में याद रखना, कुछ याद नहीं रखना है कि फिजिकल और एक्सटर्नली फोर्स के कारण ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और केमिकल और इंटरनल फोर्स के कारण आपको मिलेगी रेजिडुअल सॉइल। और ये पेपर में आपके जनरल एक क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल पे पूछ लेते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, इसको अगर मैं पूरा निचोड़ आपको निकाल दूं कि भाई सॉइल हमने समझ लिया, मैकेनिक्स हमने समझ ली, जो वेदरिंग एक्शन होती है वो कैसे होती है। तो दोस्त, वेदरिंग एक्शन अकेले ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल फोर्स अलग लग रहा है, इंटरनल अलग लग रहा है, नहीं भाई। नेचुरल ये थोड़ा देखेगा कि अभी रॉक में फिजिकल लग रहा है तो हम इंटरनल रिएक्शन नहीं करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। दोनों फोर्स कौन से, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, फिजिकली एंड केमिकली पैरेलली लगते हैं। पैरेलली मतलब एक साथ लगते हैं। अब क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेट होता है और टूटकर धीरे धीरे वो बिखरता जाता है, तो हमें कहीं ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल मिलती है। तो जब वो टूटना चालू होता है उसी समय केमिकल रिएक्शन भी चालू हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन टाइम लेती है, वो होते 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 आपकी जहां पे आपका जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बीच में हो गई या आखिरी में हो गई, वहीं पे आपको क्या मिल जाएगी, रेजिडुअल सॉइल। तो आप एक दिमाग में बात याद रखेंगे, अभी मैं सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं, बोलते हो सैंड कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट, रेजिडुअल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो क्ले एग्जांपल है दोस्तों आपके, जो मैंने आपको दो टाइप की सॉइल बताई है उसी के। तो आपको ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल कैसे रहेगी, साथ में ही रिएक्शंस होंगी और मिलेंगी। तो इसके लिए आप हेडिंग बना लें, मैं इसको आपको प्रॉपर लिखा देता हूं। ये चीज नोट्स आपको जो मिलेंगे उसमें भी है, बट मैं जो लिखा हूं ये भी आप लिख लीजिए। इसमें लिखिए अलग से, आप एक इसमें पैरा बना लीजिए, द वेदरिंग एक्शन ऑन द रॉक्स, द वेदरिंग एक्शन ऑन द रॉक्स, द वेदरिंग एक्शन ऑन द रॉक्स happens, the weathering action on the rocks happens on the following factors. The weathering action on the rocks happens on the following factors. ब्रैकेट में लिखेंगे sequential process, सबसे पहले आपका रॉक क्या होगा, इरोजन होगा, मतलब उखड़ेगा। देन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तीसरा आपका क्या होगा, डिपोजिशन। एंड आपका जो लास्ट होगा दैट इज अनइवन। दिख रहा है बेटा आप लोगों को क्लियर? क्या था, क्लियर दिख रहा है? ऊपर लिखो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था इरोजन, ट्रांसपोजिशन, डिपोजिशन और अनइवन। अब मैंने आपसे क्या बोला अभी दोस्त, समझना बेटा। रॉक का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ एक्सटर्नली और इंटरनली। अब बाहर से भी टूटा और अंदर से भी टूटा, तो ये कैसे होगा, दोनों पैरेलली प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले आपका रॉक क्या होगा, इरोज होगा, मतलब उखड़ेगा। तो फिजिकली फोर्स लगेगा, जितने भी फिजिकल फोर्स हमने बताए हैं, और वो पूरा उखड़ेगा। उखड़ने के बाद आपका क्या होगा, ट्रांसपोजिशन। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब फिजिकल फोर्स के कारण ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, डिपोजिशन, और कहीं आगे जाके ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। चौथी जो प्रोसेस होगी दैट इज अनइवन, और दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। क्या बोलोगे इसको, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले रॉक उखड़ा, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ एक जगह से दूसरी जगह, फिर कहीं जाके डिपॉजिट हो गया, मतलब आपको कौन सी सॉइल मिल गई, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, मतलब सैंड एंड ग्रेवल। और फिर इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें जो मिली दैट इज कॉल्ड केमिकल सॉइल और इंटरनली डिपोजिशन या अनइवन। और ये कभी मैच द कॉलम में पूछे जाते थे, अब नहीं। हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं आपको बेस बता रहा हूं, ये नोट डाउन कर लें, और मैंने इसकी हेडिंग आपको बनवा दी थी। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो दोस्त अब
यहां से आप एक नोट लिख लीजिए, और ये जो नोट है ये 50 रुपए का नोट मैं आपको दे रहा हूं, जो आप लोगों ने हमको फीस दी है, उस फीस के एवज में आपको मैं कुछ नोट अपने लेक्चर्स में लौटाता रहूंगा। जो आपने हमको इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट हम आपको रिटर्न देते रहेंगे म्यूचुअल फंड के जैसे। तो वो नोट आप लिख लीजिए। नोट का मतलब ये वाला नोट, और ये नोट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, या आप बोले कि उस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसको मैंने नोट के फॉर्म में लिखा दिया है कॉन्सेप्ट। तो इस 50 रुपए के नोट में लिख लीजिए, द टाइम टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनइवल, अभी मैंने लिखी थी स्पेलिंग, the time taken for the formation of uneven of the soil or chemical reaction or residual soil is about 120 to 130 years, 120 साल से 130 साल के बीच में लगता है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन सॉइल के अंदर, एक इंटरनल रिएक्शन कंप्लीट होने में 120 से 130 साल लगता है। और ये क्वेश्चन पेपर में दोस्त पूछा जा चुका है कि फॉर एन इंटरनल रिएक्शन कंप्लीशन ऑफ अ सॉइल व्हाट ईयर शुड बी। तो ऑप्शन आपके पास आता है, ऑप्शन है 100 to 120 ईयर, ऑप्शन बी 120 to 130 ईयर, ऑप्शन सी 100 to 150 ईयर, ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको लगाना है 120 से 130 साल। मैं बात कर रहा हूं आपसे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। मैं कोई बुक की बात आपसे नहीं करूंगा। कभी भी सिलेबस में हमारी टीम बुक से बात नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं क्वेश्चन गलत होता है तो वो कोडल चीजें ही मानी जाएंगी जो आईएएस कोड में दी है, और अपन जो बात कर रहे हैं ये एज पर द आईएएस कोड बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये आपका मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि व्हाट डू मीन बाय सॉइल, व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स, व्हाट डू मीन बाय जियोटेक इंजीनियरिंग, इनकी परिभाषा क्या होती है, और ओरिजिन ऑफ द सॉइल क्या है, आपकी सॉइल कहां से निकली। तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो नोट्स हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। जब आप रिवीजन करने के लिए जाओगे और इस तरीके से जब मैंने लिखाया है बोर्ड पे, आप अगर बनाओगे सेल्फ नोट्स तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए मैं आपके कुछ एक डाउट ले लेता हूं। यदि आपके कुछ डाउट है तो आप इस बीच में पूछ लें। कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छा है, आप समझ में आ रहा है मतलब लाइव में भी, क्योंकि ऑफलाइन में तो मुझे पता चल जाता है बच्चों का चेहरा देख के कि कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता कितना आ रहा है। और अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक होके पूछिए, और पूछ सकते हैं आज नहीं आगे भी। और व्हाट्सएप ग्रुप भी इसीलिए हमने बनाया हुआ है, तो इसमें भी आप पूछ सकते हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है? अगर लगेगा तो हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पे ही डाउट पूछिए, ज्यादा अच्छा है। केमिकल कौन सी सॉइल में होती है? केमिकल्स बेटा जैसे आपका जो क्ले होता है और जो आपकी सिल्ट होती है, इन सॉइल को हम बोलते हैं केमिकल सॉइल। केमिकल सॉइल नहीं बोलते हैं वो सॉइल जो केमिकली रिएक्ट करके मिले, दैट सॉइल इज कॉल्ड केमिकली इंटीग्रेटेड सॉइल और केमिकली डिसइंटीग्रेटेड सॉइल। हाँ दोस्त, स्पेलिंग आप सही कर लें। अनइवन, पुष्पन जी स्पेलिंग आप सही कर सकते हैं। एंड पीडीएफ कब तक मिलेगा? मिल जाएगा पीडीएफ आपको। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आपको सब क्लियर है। तो आगे मैं बात करता हूं इसमें। अब जो आपकी सॉइल है, आपकी जो सॉइल है ये, इसको मैं कुछ टाइप्स बताना चाह रहा हूं, पर ये मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन हम आगे करेंगे। तो आप हेडिंग बस बना लें अपने नोट्स में भी, टाइप्स ऑफ सॉइल। क्या हेडिंग बना लें? टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बेस्ड ऑन एजेंट्स। कौन से एजेंट्स? तो फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। इसी को मैं बोलूंगा कोसग्रेन
इसको मैं बोल दूंगा यदि मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा ग्रेवल और सैंड, और यहां मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सैंड एंड। समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं, हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉइल समझ रहे हैं कि जनरल कितने टाइप की सॉइल होती है। तो बेस्ड ऑन एजेंट, तो दो एजेंट से हमें सॉइल मिली, फिजिकल एजेंट और केमिकल, या एक्सटर्नली और इंटरनली। तो फिजिकल के कारण जो हमें मिली दैट इज कोर्स पार्टिकल, और केमिकल के कारण जो मिली दैट इज फाइन। अब कोर्स क्या और फाइन क्या, तो जब हम सॉइल को क्लासिफिकेशन करेंगे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, एज पर द आईएस कोड क्लासिफिकेशन, तब हम वहां पर स्टीप एनालिसिस से निकालेंगे कि ये कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि बड़े साइज के पार्टिकल्स को हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन, और छोटे साइज के पार्टिकल को हम बोलेंगे फाइन ग्रेन। या कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब हम समझेंगे अभी ग्रेवल और सैंड से, और फाइन ग्रेन को भी हम समझेंगे सिल्ट एंड क्ले। अब इसमें भी क्वेश्चन ये माइंड में आएगा कि ग्रेवल क्या होता है, सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है। ये फर्दर जब हम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन करेंगे मैं आपको एक एक चीज क्लैरिफाई कराऊंगा। तो अभी के लिए हम ये समझे कोर्स ग्रेन मतलब बड़े पार्टिकल, फाइन ग्रेन मतलब छोटे पार्टिकल, और कोर्स ग्रेन मतलब ग्रेवल और सैंड, फाइन ग्रेन मतलब सिल्ट एंड क्ले। तो बेस्ड ऑन एजेंट फिजिकली और केमिकली, एक्सटर्नली और इंटरनली, तो फिजिकल के कारण मिली कोर्स ग्रेन, ग्रेवल या सैंड, और केमिकल के कारण मिली फाइन ग्रेन, सिल्ट एंड क्ले। इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल साइकिल। बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल साइकिल तो दो तरीके की सॉइल बनेगी, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और जियोलॉजी मतलब कैसे फॉर्म हुई, जियोलॉजिकली। आपसे बोलते हैं ना जियोलॉजिक सर्वे करो, आपने पढ़ी आपके डिप्लोमा में इंजीनियरिंग में जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब आपकी स्टडी ऑफ दी अर्थ, स्टडी ऑफ दी रॉक्स। तो जियोलॉजिकली जो टूटी तो उसके कारण दो तरीके से हमें सॉइल मिली, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और रेजिडुअल। यदि मैं बोलूं तो ट्रांसपोर्टेटेड का आप फिर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, ग्रेवल और सैंड, और रेजिडुअल का आप फिर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, सिल्ट एंड क्ले। अभी भैया हमें नहीं पता क्या होता है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मैं सब सिखाऊंगा आपको, और बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, और अभी तक भी नहीं रखना पड़ा होगा। तो बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल साइकिल अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल और रेजिडुअल, ग्रेवल और सैंड, सिल्ट और क्ले। ये एग्जांपल में इसलिए लिखा रहा हूं कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको ये चीजें एक सेकंड में क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसको ट्रांसपोर्टेटेड क्यों बोला, रेजिडुअल क्यों बोला। वैसे भी क्लियर हो चुकी होंगी, बट स्टिल मैं आगे और कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। क्लियर है यहां तक, ये नोट डाउन कर लें। तीसरा बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। तो भाई ग्रेन तो हमने दो ही बोले, या तो कोर्स होगी, कोर्स ग्रेन होगी, ग्रेन मतलब पार्टिकल की साइज, या तो क्या होगी मैं ग्रेन समझा देता हूं डिप्लोमा वाले को। भैया ग्रेन मतलब ये पार्टिकल है ना, इसकी साइज को हम क्या बोल रहे हैं टेक्निकल भाषा में, ग्रेन। गेहूं खरीदते हो ना, इसको भी ग्रेन बोलते हो क्योंकि इसकी कुछ साइज है पार्टिकल की। तो कोर्स मतलब बड़े साइज के पार्टिकल, और फाइन मतलब छोटे साइज के पार्टिकल। तो हमने बात करी बेस्ड ऑन ग्रेन, तो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। अगेन कोर्स ग्रेन में हमने एग्जांपल क्या लिया था अभी, ग्रेवल एंड सैंड, और फाइन ग्रेन में क्या लिया था, सिल्ट एंड क्ले। दोस्त मैंने आपको जो लिखा दिया ना, जब आप एग्जाम दोगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि सर ने इतने कम चीज में ये क्या समझा दिया। बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्यापम में, ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल इज बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज, और ऑप्शन आ गया कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन या एक्सेट्रा कुछ भी। तो ये जो चीजें है ना आपको ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, उस समय कंफ्यूज नहीं करेंगे कि क्या टिक करूंगा, जो व्यापक में बहुत होता है।
तो बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन मतलब या तो बड़े पार्टिकल या छोटे पार्टिकल, कोर्स ग्रेन मतलब ग्रेवल और सैंड, और फाइन ग्रेन अगेन सिल्ट एंड क्ले। अभी हमें नहीं पता क्या होता है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब मैं आपको डिफाइन कराऊंगा आगे के लेक्चर्स में। नेक्स्ट में अगर बात करूं चौथा वाला, तो बेस्ड ऑन केमिकली, बेस्ड ऑन केमिकल। तो दोस्त दो तरीके के केमिकल होते हैं, एक ऑर्गेनिक, जो केमिकल बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मैं एग्जांपल आपको देता हूं क्ले, और इनऑर्गेनिक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं ग्रेवल, सैंड और सिल्ट। अब बोले सर ये ऑर्गेनिक क्या और इनऑर्गेनिक क्या, तो आप इतनी सी बात समझिए, ऐसे सॉइल जो बहुत कम लोड ले सके, जो बहुत ज्यादा कम फोर्स बियर कर सके एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक, ऐसी सॉइल को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉइल। और ऐसी सॉइल जो ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ज्यादा लोड ले सके, ज्यादा फोर्स ले सके, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। अब इसके केमिकली एजेंट क्या है, ऑर्गेनिक कैसे बनती है, इनऑर्गेनिक। तो दोस्त आपको पता है कि केमिकल तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर बात करोगे तो जो डेड मरीन से या डेड मरीन के बाद केमिकल रिएक्शंस होने के कारण जो सॉइल बनती है दैट इज ऑर्गेनिक, और कुछ फिजिकल्स और डेड मरीन से जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। तो आप इसको ऐसा लिखें, इसको ऑर्गेनिक को इट बियर्स लेस फोर्स और लोड एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल, एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल। अगर किसी को नहीं दिख रहा मैं रिपीट कर देता हूं, ऑर्गेनिक सॉइल इज द सॉइल इट बियर्स लेस फोर्स और लोड एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल। इस सॉइल से ये सॉइल यदि कम लोड लेती है, ऐसे टाइप के सॉइल को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सॉइल। और एग्जांपल है क्ले। एग्जांपल क्या है, क्ले। यदि मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इसमें लिखिए इट बियर्स, इनऑर्गेनिक में लिखिए इट बियर्स मोर फोर्स, इट बियर्स मोर फोर्स एज कंपेयर टू, इट बियर्स मोर फोर्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल, मोर फोर्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल। इसका एग्जांपल है ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। तो दोस्त अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑर्गेनिक सॉइल तो मतलब क्ले, इनऑर्गेनिक सॉइल मतलब ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। क्लियर है बात। अब ये क्या होता है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले में नहीं पता तो मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। यहाँ पर मुझे नाम पता है कि ये भैया ग्रेवल है, ये सैंड है, ये सिल्ट है, या कोर्स मतलब बड़े पार्टिकल और फाइन मतलब छोटे पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर है। तो एक 100 रुपए का नोट चिपकाइए जल्दी से, और वो नोट क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल हैव लेस बियरिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनिक सॉइल हैव लेस बियरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक सॉइल हैव लेस बियरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल, एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल। क्लियर है। चलिए लास्ट हम कर लेते हैं, एक आपका लास्ट जो है वो कर लेते हैं, और फिर जो है आपका वो है बेस्ड ऑन हिडन फोर्सेस इन सॉइल। हिडन फोर्सेस मतलब हिडन जो दिखते नहीं हैं पर काम कर रहे हैं। तो सॉइल में जो हिडन फोर्सेस हैं उसके बेसिस पे हम सॉइल को एक बार क्लासिफाई कर रहे हैं। तो 3 तरीके के फोर्सेस बोलते हैं, या 2 तरीके के होते हैं, सी, फाई एंड सी। आप बोलोगे कि सर ये सी क्या है, फाई क्या है, ये आपको सब समझा पाएंगे। सी मतलब
कोहोसिव सॉइल। कौन सी सॉइल? कोहोसिव सॉइल। फाई मतलब फ्रिक्शनल सॉइल। कौन सी सॉइल? फ्रिक्शनल सॉइल। और C5 मतलब इसमें बोथ प्रॉपर्टी, कोहोसिव भी और कोहोसिव भी हो और फ्रिक्शनल भी हो। अब मैं आपको समझाता हूं कोहोसिव का अगर एक वर्ड में और बोलूं तो बाइंडिंग। क्या बोलोगे? बाइंडिंग। क्या बोल सकते हो? बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। और यदि मैं बात करूं आपसे फ्रिक्शनल की तो मैं आपको समझाऊंगा। आप एक चीज समझिए, दो सॉइल के पार्टिकल्स है, अगर ये आपस में बाइंड हो गए, चिपक गए, ऐसे टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सी फोर्स। अंदरूनी फोर्सेस के कारण दो पार्टिकल्स आपस में चिपक गए और बाइंड हो गए, ऐसे टाइप के सॉइल को हम क्या बोलेंगे? सी फोर्स। और ऐसे फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? कोहोसिव सॉइल और बाइंडिंग सॉइल। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्ले एंड समझना। ऐसी टाइप की सॉइल जब हमने उसको हाथों में लिया और दो हाथों के बीच में रब किया और रब करने के बाद एक इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कुछ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। अब ये कैसे होगा? तो दोस्त ये पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल सॉइल के, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? फाई। जैसे ये हैं आपके पार्टिकल्स, ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है, उसको हम बोल रहे हैं फाई। तो फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन वन पार्टिकल टू सेकेंड पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो एक एंगल बन रहा है, लिटिल बिट एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड फाई। और उस फाई को बोल रहे हैं द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। मतलब उसमें कोई सी फोर्स नहीं है कि वो चिपक जाए, उसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है, मिनिमम एंगल, उस एंगल को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और जब हम दो हाथों के बीच में उसको रब कर रहे हैं तो वो चिपक नहीं रही है। तो ऐसी टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे? फाई सॉइल। क्या बोलोगे? फाई सॉइल। एग्जांपल बता दूं, ग्रेवल सैंड। अब मैं आपको बता दूं कैसे। आप कभी भी फील्ड पे गए होगे या जाओगे तो आप रेती इस्तेमाल करते हो, सैंड या ग्रेवल। आप उसको हाथ में लेना, हाथ में लेने के बाद उसको आप रब करना, तो आप देखोगे आपस में चिपक नहीं रही है कुछ। उसमें आप जब हाथ रखोगे तो आपको फ्रिक्शन फील होगा, क्रिएट होगा, मतलब वो आपस में बाइंड नहीं हो रही है, सब क्या कर रही है? फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। वो जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है इस फाई एंगल से कर रही है। तो ऐसे टाइप के सॉइल को हम क्या बोलेंगे? फाई सॉइल। क्या बोलेंगे हम आज से? फाई सॉइल। और हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल सॉइल। क्या बोलोगे? फ्रिक्शनल सॉइल। और उस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और एग्जांपल ग्रेवल और सैंड। अब मैं बात करता हूं सी फोर्स। सी फोर्स मैंने बोला ऐसा टाइप का फोर्स जिसके कारण आपकी सॉइल क्या हो रही? बाइंड हो रही हो, चिपक रही हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड सी फोर्स। तो भैया जब आप कभी भी क्ले और सिल्ट, मतलब आपने बचपन में जब देखा होगा, आपने एक लोई बनाई होगी घर पे, जब खिड़कियां लगती थी कांच की तो उसमें क्ले आपको देखने के लिए मिलती थी। मतलब क्ले मतलब फाइन पार्टिकल्स, क्ले मतलब 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स। जैसे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन, तो उसको जब कभी भी आप दो हाथों के बीच में रब करोगे या वाटर से कांटेक्ट करोगे तो वो कैसा हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, चिपक जाएगा। और दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सी फोर्स, और दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सी सॉइल, एंड दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड कोहोसिव सॉइल और बाइंडिंग सॉइल। क्लियर है? तीसरी जो सॉइल है, ऐसी सॉइल जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो। तो दोस्त बचपन में आपने मिट्टी के खिलौने बनाए, काली मिट्टी के। काली मिट्टी आप देखोगे तो काली मिट्टी में जब आप वाटर मिलाओगे तो आप देखोगे वो आपस में चिपक जाती थी। जैसे ही उसमें पानी के कांटेक्ट में आती थी और दो हाथों के बीच में रब करोगे तो चिपक जाएगी। और जैसे वो पूरी तरीके से सूखी होगी, ड्राई होगी, और दोनों हाथों के बीच में रब करोगे तो वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। इट मींस उस हाथ में आपको कुछ फ्रिक्शन दिखेगा, वो चिपकेगी नहीं। तो ऐसी टाइप की सॉइल जो बोथ प्रॉपर्टी क्रिएट करे, फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी भी और कोहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो चिपके भी और फ्रिक्शन भी क्रिएट करे, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड C5 सॉइल। समझना मैं क्या बोल रहा हूं?
ऐसी सॉइल जिसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी हो, चिपकने की प्रॉपर्टी हो, बाइंडिंग की प्रॉपर्टी हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड सी फोर्स, दैट सॉइल इज कॉल्ड कोहेसिव सॉइल, और उस सॉइल को बोलेंगे क्ले एंड सिल्ट। ऐसी सॉइल जिसमें इंटरनल फ्रिक्शन हो, कुछ एंगल बने और आपस में चिपके ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल सॉइल, एग्जांपल ग्रेवल सॉइल। और ऐसी सॉइल की पानी के कांटेक्ट में आके चिपकने लगे और जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो तो फ्रिक्शन क्रिएट करे, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड C5 सॉइल। इसका एग्जांपल आप लिख लो, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल और येलो सॉइल। तो ये जो आपकी सॉइल है ये होती है। तो आप इस सी सॉइल को क्या बोलोगे, इसमें से क्या लग रहा है, कोहेजन फोर्स। तो कोहेसिव सॉइल और फ्रिक्शनल लेस सॉइल। फ्रिक्शनल लेस क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शनल लेस सॉइल। तो क्या बोलोगे, कोहेसिव सॉइल और फ्रिक्शनल लेस सॉइल। एग्जांपल क्ले एंड सिल्ट। ऐसी सॉइल जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कोहेसिव नहीं लग रहा है, क्या बोलोगे, फ्रिक्शनल सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल। जिसमें कोहेसिव फोर्स नहीं लग रहा तो क्या बोलोगे, कोहेजन लेस सॉइल। एग्जांपल ग्रेवल और सैंड। और जिनमें दोनों प्रॉपर्टी लग रही, दैट इज कॉल्ड C5 सॉइल। तो ये जो हिडन फोर्सेस आपकी सॉइल में लगते हैं इंटरनली, जिसके कारण आपकी सॉइल का बिहेवियर चेंज होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड C फोर्स, Y सॉइल और C5 सॉइल। C मतलब कोहेसिव सॉइल जो चिपके, Y मतलब जो फ्रिक्शन करे चिपके ना, C5 मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करे, दैट इज कॉल्ड C सॉइल और Y सॉइल। तो आप ये चाहें तो लिख लें, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है? तो आज दोस्त पहला दिन था, अपनी क्लास अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं, फर्स्ट डे था। थोड़ा सा हम डिले हो गए क्लास लेने में, टेक्निकल इशू आ रहे हैं। 2-3-4 दिन में ये सारे सेटअप चीज सही हो जाएंगे तो जो अपनी टाइमिंग है 10 से 2:30 वही चलेगा। अभी अगर 10-12 मिनट या 15 मिनट लेट होती भी है क्लासेस तो आपके पास ऐप के थ्रू डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये क्लास स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट, तो आप रेडी रहें।